से लेकर 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 8वां चैप्टर मौर्य साम्राज्य करने जा रहे हैं। यहाँ से चीज़ें ज़्यादा सरल आपको नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ से जो शब्द आएंगे उससे आप ज़्यादातर शब्दों से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो बस चीज़ों को सजाते हुए दिमाग में पुट करना है और याद करते हुए और कहानियों के साथ आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश की स्थापना की उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंट्रकोट्टस बताया है। यानी नंद वंश का अंतिम शासक का नाम क्या है? घननंद। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस सेंट्रकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वही सेंट्रकोट्टस है। इस बात को बतलाने वाला सर्वप्रथम कौन है? तो विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने इस बात की पुष्टि की कि जिस व्यक्ति को यूनानी लेखक सेंट्रकोट्टस कहते हैं, एक्चुअल में वो चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंट्रकोट्टस है, सेंट्रकोट्टस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत जो है निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अब आगे जो है ना, हर एक पुस्तक का खंडन करके दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सिर्फ याद करते हुए चलिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आपके कौटिल्य हो जाएंगे, इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मेगस्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी विवरण भी है। ये सिर्फ इंडिका ही नहीं है, अन्य यूनानी विवरण भी है जो ये बताता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, सबको पता है कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, यानी मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है, तो ये है ढूंढीराज। ठीक है, ढूंढीराज। तो ये याद करने वाला बात है। यहाँ पे अगर मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखा है, तो ढूंढीराज। ढूंढा था। ठीक है, ढूंढने से ढूंढीराज लिंक कर लीजिएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथ हो जाएगा। अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी, यानी कि बृहत बड़ा हृदय होगा तभी तो आप किसी को क्षमा कर सकेंगे। इस तरीके से लिंक कर लीजिएगा। क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी। कथा कैसा होना चाहिए? वृहत होना चाहिए। तो वृहत होना चाहिए यानी बड़ा होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका क्षमा करने के लिए आपको दिल बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से लिंक कर लेंगे। क्योंकि सोमदेव कृत क्या है? कथा सरित सागर। यहाँ भी कथा है, लेकिन ये कथा सरित सागर तो ये सोमदेव का है। कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अब हर एक पुस्तक का खंडन करते हुए चलेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सबसे पहले देखेंगे। मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण जो मिलता है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है और चाणक्य भी है। विष्णुगुप्त और चाणक्य या फिर कौटिल्य, कुछ भी कह लो। अर्थशास्त्र जो है राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखा गया है? तो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अर्थ से यानी कि पैसा से संबंधित नहीं है, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई ये पुस्तक है। कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी 15 भाग हैं और 180 प्रकरण यानी उपभाग हैं तथा 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन की शैली में लिखी गई है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। अधिकरण या भाग की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण या भागों में जो है विभाजित किया गया है, जिनका क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित है। प्रथम अधिकरण में जो है विनयाधिकारिक, ठीक है, विनयाधिकारिक की बात की गई है। इसमें राजा के विनय, अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार का वर्णन है। किसमें? प्रथम अधिकरण में। अब ये पूछ देगा अगर बाय द वे, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया कि प्रथम अधिकरण में किस बारे में जो है चर्चा किया गया है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आज तक तो आया नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे। तो प्रथम अधिकरण में राजा के विनय, अनुशासन एवं सामान्य व्यवहार के वर्णन किया गया है प्रथम अधिकरण में। द्वितीय में अध्यक्ष प्रचार, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें 26 अध्यक्षों एवं उनके कार्य तथा विभागों का वर्णन है। तो प्रथम विनय से संबंधित है, दूसरा आपका अध्यक्ष और उसके कार्यों से संबंधित है, तीसरा अधिकरण जो है धर्मस्थीय, यानी कि इसमें दीवानी न्यायालयों तथा उसके संगठन एवं कार्यों का विवेचन है। धर्म का धर्मस्थनीय जो है, इसको धर्म से न करके न्यायालयों तथा उसके संगठन एवं कार्यों का विवेचन है, इससे कीजिएगा। चौथा अधिकरण जो है कंटक शोधन है। क्या है? कंटक शोधन। इसमें फौजदारी न्यायालयों, ठीक है। पहले तीसरे में क्या है? दीवानी, ठीक है। दीवानी क्या है? 3 अक्षर, दीवानी, द व न,
ठीक है। दीवानी, दीवानी 3 अक्षर का है तो तीसरे अधिकरण में। आपका फौजदारी 4 अक्षर का है, फौजदारी, ठीक है। 4 सब यहाँ पे जो हो जाएंगे आपके तो अक्षर हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, चौथा अधिकरण। उसके संगठन यानी संगठन एवं दंड आदि का विधान किया गया है। पांचवा जो है योगव्रत है, ठीक है। पांचवा क्या है, योगव्रत है। इसमें राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य एवं कर्तव्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपायों का वर्णन किया गया है। यानी कि जो कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, जो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, उन अधिकारियों से कैसे निपटा जाए, ठीक है। और उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, जो भी अधिकारी हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में जो है बात कही गई है 5वें अधिकरण में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 5वें अधिकरण में क्या है, अधिकारियों की बात है। अधिकारियों की बात करेंगे तो अधिकारियों ये भी क्या है, 5 अक्षर हो जाएगा। मैं बस लिंक कर रहा हूँ, बाकी आप कोई और भी आइडिया लगा के आप याद कर सकते हैं, नो डाउट। बस मैं चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तीसरे में दीवानी, चौथे में फौजदारी, 5वें में क्या है, अधिकारियों। बाकी आपको कहानी तो सेट हो जाएगा कि यहाँ उसके कर्तव्य, और अगर अधिकारी कर्तव्य विमुख हो गया है तो उसको जो है सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, इस सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। छठा जो है मंडल योनि, क्या है, मंडल योनि। इसमें राज्य के सप्तांगों का जो है वर्णन है, ठीक है। 7 अंग कौन है, सप्तांग कौन कौन से हैं, इनकी बात कही गई है छठा अधिकरण में। 7वां अधिकरण में जो है षाड्गुण्य की बात की गई है। इसमें 6 तत्व कौन से हो गए हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधि भाव से युक्त विदेश नीति का वर्णन है। यानी कि 7वें में 6 की बात की गई है और छठे में सप्तांग यानी 7 अंगों की बात की गई है। सप्तांग यानी 7 अंगों का, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। छठे में 6 तत्व, छठे का 7वें से यानी कि 6 तत्व, और 7वें में जो है छठा वाला यानी सप्तांग, एक दूसरे का अपोजिट। इस तरीके से याद कर लेंगे। 8वें की बात करेंगे तो व्यसनाधिकारी, ठीक है। व्यसनाधिकारी, इसमें राज्य के लिए घातक सभी व्यसनों यानी कि दुर्गुणों का जो है वर्णन किया गया है कि कौन कौन सा जो है राज्य के लिए चीज़ें जो है वो लत पकड़ सकती हैं। जैसे आज की डेट में बहुत सारे राज्य हैं, जो है आपका पंजाब राज्य जैसे ड्रग्स में लिपटा हुआ है। तो इस तरीके से वो राज्य क्या है, एक तरह से व्यसन का जो है आदी हो चुका है, एक प्रकार का नशा है। तो उन व्यसनों का जो है वर्णन इसमें किया गया है कि किसी भी राज्य के लिए कौन कौन से जो है ये, जैसे कोई ऐसा जो है रूल रेगुलेशन लेके आए जिससे कि टैक्स कलेक्शन में कमी आ जाए, तो क्या हो जाए, ये कहीं ना कहीं जो है एक दुर्गुण हुआ, राज्य के लिए घातक हुआ। 9वां अधिकरण की बात करें तो अभियास्यक कर्म, ठीक है। अभियास्य कर्म, इसमें बात करेंगे, इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू है कि 9वें में जो है दूसरे राज्य का 9-6 कैसे करना है, ठीक है। यानी कि 9-6 मुहावरा है, आजकल तो खैर मेंस में ऐसे मुहावरे भी चलते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो 9वें में 9-6 करना है क्या, दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू की बात की गई। 10वां अधिकरण जो है संग्रामिक की बात की गई है। इसमें युद्ध संबंधी विजयी नियमों की रणनीति का विवेचन है 10वां, ठीक है। 10वें में जो है संग्रामिक यानी कि संग्राम कैसे किया जाए, युद्ध कैसे किया जाए, संग्राम कैसे किया जाए, इसमें कौन कौन से विजयी नियम होने चाहिए, इन सब बात की गई है। 11वें में जो है संघव्रत की बात की गई है। इसमें संघ यानी कि मित्र राज्यों में आपसी फूट डालने के तरीके वर्णित किए गए हैं कि क्या किया जाए ताकि जो है चाइना और रशिया के बीच में जो है फूट पड़ जाए, है ना। तो ये चीज़ें जो है इसको 11वां अधिकरण इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर जो 2 देश जो आपस में काफ़ी मित्र राष्ट्र हैं उनके अंदर जो है फूट की भावना कैसे डाला जाए, ये जानने के लिए आपको 11वां अधिकरण पढ़ना पड़ेगा। 11वें में क्या है, एक है तो इसको क्या कर दो, 1 - 1 कर दो, यानी कि जो एक बन के 11 बन गए हैं, इनको क्या कर देना है, तोड़ देना है, अलग कर देना है। 12वां अधिकरण यानी कि आबलियस, ठीक है। आबलियस, इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राज्य के आक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। यानी कि कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण, यानी शक्तिशाली राजा जैसे आक्रमण कर दे तो कमजोर राजा कैसे अपना बचाव कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की गई है 12वां, ठीक है। यानी कि जब आपके 12 बज जाएं, एक कहावत है ना कि वो ये भी है कि 12 बज गए, जैसे ये सब पंजाब का जो है ये लैंग्वेज है कि 12 बज गए, यानी कि जो है तुम्हारे 12 बज गए क्या, यानी कि समझ सकते हो, यानी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। तो कमज़ोर राजा पे अगर शक्तिशाली आक्रमण कर देगा तो जाहिर सी बात है 12 बज जाएंगे उसके।
तो इस तरीके से आप लिंक कर लो, याद करने के लिए है, दिल पे न लेना ये सब चीज़ों को, बस याद कर लो। 13वां अधिकरण की बात करें तो दुर्ग लंबोपाय, इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर विजय करने के उपाय जो है सुझाए गए हैं 13वें में, ठीक है, कि शत्रु देश के जो दुर्ग हैं उन पे कब्जा कैसे किया जाए। 14वां अधिकरण जो है औपनिषदक, औपनिषदक की बात की गई है। औपनिषदक यानी कि इसमें औषधियों तथा मंत्रों के महत्व एवं रहस्यों का वर्णन तथा उनको अमल में लाने के उपाय बताए गए हैं कि इसको अमल में कैसे लाया जाए, ठीक है। और 15वां है आपका तंत्र युक्ति, ध्यान रखेंगे 15वां क्या है, तंत्र युक्ति। इसमें अर्थशास्त्र द्वारा उल्लिखित नियमों का विवेचन किया गया है। तो देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे थे जिसको आप लिंक से याद कर सकते हैं। जैसे पहला जो है आपका विनय की बात की गई है राजा का, और बाकी अनुशासन सामान्य व्यवहार। द्वितीय जो हो जाएगा अध्यक्ष की बात की गई है। तृतीय में 3 वर्ड दीवानी न्यायालयों का। चौथे में 4 वर्ड फौजदारी। 5वें में क्या हो जाएगा अधिकारियों का। अधिकारियों क्या, अधिकारी अच्छे से, अधिकारियों का कर्तव्य क्या है, और अधिकारियों के अगर बाई द वे अपने जो है पथ से भटक गया है तो उसको सही लाइन पे कैसे लाया जाए। 6ठे में सप्तांग, और 7वें में 6 तत्व की, ठीक है, अपोजिट है। 8वें में है आपका जो दुर्गुण, जो आपके पास जो है दुर्गुण हो। वैसे भी आपने अगर एक मूवी देखा होगा साउथ का जिसमें बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर मारना है तो 8 तरीके से मारो। एक मूवी था चरण का था, आई मीन कोई हीरो है जिसके लास्ट में चरण, रामचरण, सॉरी, हाँ रामचरण का था। तो उसमें आई कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं मूवी देखता हूँ, लेकिन मुझे कहानियाँ और चीज़ें ध्यान में रहती हैं, लेकिन फिल्म का नाम ध्यान नहीं रहता है। लेकिन उसमें क्या है कि 8 तरीके से जो है मारने की कोशिश किया गया है विलेन को। यहाँ पे भी क्या है, अगर कोई नशे में है, अगर किसी राज्य को अगर ख़त्म करना है तो 8 चक्र से जो है प्रहार करना चाहिए। इसलिए 8वें में वे लिंक कर रहा हूँ बस चीज़ों को। 9वां अधिकरण में आपका 9 जो है आपका क्या है, 9-6 करना है किसका, दूसरे राज्य का, तो आक्रमण के लिए विचारणीय पहलू। 10वें में क्या है आपका विजयी संबंधी रणनीति का विवेचन है। 11वें में अगर 1-1-11 हो गया है तो उसको कैसे तोड़ के 1-1 अलग कर दो, 1-1 कर दो, ठीक है, 1-1 को 11 को 1-1 कर दो ताकि उनकी वैल्यू 1 ही हो जाए। 12 में क्या करना है, 12 में जो है एक कमज़ोर शासक, यानी कि कब, जब 12 बज जाए, ठीक है, यानी कि जब स्थिति खराब हो जाए तब कैसे जो है संभालना है बात को, ठीक है। 13वें में क्या है, दुर्गों की बात कही गई है कि दुर्गों पर कब्जा कैसे किया जाए। 14वां जो है आपका औषधि से संबंधित है। 15वां जो है तंत्र युक्ति, यानी कि इसमें नियमों का विवेचन किया गया है। तो अगर एक आध लिंक से हट के भी है तो आप रट जाओ एक आध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन यहाँ से आना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य शासक के नाम का वर्णन है और न ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का। इसमें सैन्य प्रशासन एवं नगर प्रशासन का भी वर्णन नहीं मिलता। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई सामान्य पुस्तक है। इसकी तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु इसे मौर्यकालीन रचना माना जाता है। 4वीं शताब्दी ईस्वी के विशाखदत्त द्वारा, विशाखदत्त ने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है जी, नाटक है। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र राजनीति जो है आपका राजनीति विषय पे, लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। वैसे ही आपका मुद्रा राक्षस क्या है, नाटक है, और इसमें कौटिल्य द्वारा नंदवंश की सत्ता को पलटने का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत। जो हमने देखा था सप्तांग किस में है, तो सप्तांग जो है 6ठा अधिकरण में हमने देखा था कि सप्तांग, जो मैंने बोला था कि 7 को 6 कर दो, 6 को 7 में कर दो, तो सप्तांग सिद्धांत जो है ये 6ठा अधिकरण में है। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों में निर्मित माना। इन्हें राज्य के जो है सप्तांग सिद्धांत कहा है। ये तत्व कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहले पे जो होंगे उनको पहले पे ही रख के याद कीजिएगा, मतलब क्रम वाइज से याद रखिएगा। पहले पे आता है स्वामी, यानी कि अर्थात राजा। यह राज्य के सिर के तुल्य है। जरा ध्यान रखिएगा, एक बॉडी मान लीजिएगा, उसके बाद से जो है इमेजिन करते रहिएगा। तो सिर हो गए आपके राजा। अमात्य, ये अब सर में ही आपका आँख, यानी कि सबसे ऊपरी वैसे आँख का बात आता है, आँख में आ जाएंगे आपके अमात्य। अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिनमें से राज्य के विभिन्न मंत्रियों एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्तियां की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता है, यानी बिना आँख न रहे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी चीज़ें। जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, ये राज्य की जो है जंघाएं हैं, ठीक है,
जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र ये क्या है, राज्य की जंघाएं हैं, और दुर्ग अर्थात किले ये राज्य की बाहें हैं, क्योंकि ये क्या है, बचाव कर रहा है। अगर कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले आपका क्या उठता है, हाथ उठता है, ठीक है, बचाव के लिए। तो वैसे ही दुर्ग क्या कर रहा है, बचाव कर रहा है, ठीक है। कोष अर्थात धन, यह राज्य का जो है मुख है। पॉकेट में पैसा नहीं रहता है तो जुबान नहीं खुलती है किसी की, एक ये भी कहावत ही है कि जब पैसा आ जाता है, गर्मी आता है तो लोग खूब बोलता है। तो ये ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं कि कोष अर्थात धन यह राज्य का मुख है। दंड अर्थात सेना, यह राज्य का मस्तिष्क है, ठीक है। दंड अर्थात सेना, यह राज्य का क्या है, मस्तिष्क है। मित्र, ये राज्य के मित्र तथा कान है। जो मित्र है ये एक्चुअल में राज्य के जो है मित्र और कान का काम करता है। तीर्थ की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थ या अधिकारियों का वर्णन किया गया है, यानी कि एक्चुअल में तीर्थ क्या है, अधिकारी हैं, ठीक है। तीर्थ ही अधिकारी है, अधिकारी ही तीर्थ है। पुराना भाषा है, पुराने भाषा में अधिकारी को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। गुढ़ पुरुष की बात करते हैं तो ये राज्य के गुप्तचर थे। पूछ देगा कि गुढ़ पुरुष किसे कहते हैं, तो जी ये मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर का कार्य करते थे। जो गुप्तचर थे उन्हीं को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। इस प्रकार अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्यपसर्प, ठीक है, महामात्यपसर्प मिलता है। तो गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र, यानी जो गुप्तचर विभाग था, गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था, तो महामात्यपसर्प कहा जाता था। जहाज रानी की बात करें तो जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था। एस्ट्रेबो ने भी जहाज रानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। शूद्र की बात करें तो कौटिल्य ने पहली बार शूद्र को भी जो है आर्य कहा है। ध्यान रखेंगे, शूद्र को भी आर्य किसने कहा है, तो ये कहा है आपका कौटिल्य ने कहा है। इस प्रकार शूद्रों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के साथ सेना में भर्ती होने की छूट मिल गई। दास प्रथा की बात करें तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इनमें से अर्हितक अस्थाई दास थे। तो अस्थाई दास को क्या कहा जाता था, अस्थाई दास को, यही सब तो क्वेश्चन बनेगा आपका कि अस्थाई दास को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था अर्हितक। भू राजस्व की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के अनुसार, वैसे भी पूरा प्राचीन भारत में जनरली 1/6 रहेगा। अगर नहीं याद है तो 1/6 मानना आप, ठीक है। भू राजस्व क्या मारना, 1/6, अगर तुक्का मारने का शौक हो तो। बाकी देखते हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व जो है 1/6 भाग लेना चाहिए। पूरे प्राचीन भारत में भू राजस्व की मात्रा यही मानी गई है। मेगास्थनीज की इंडिका की बात कर लेते हैं। जो हमने देखा था कौटिल्य की तो बात हमारी हो गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हर एक को जो है एक्सप्लेन करते हुए चलना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमारा हो चुका है। मेगास्थनीज का हम इंडिका करने जा रहे हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में बात करेंगे तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ जो है इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये शब्द बहुत ध्यान रखेंगे, यह अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखक जैसे कि एरियन हो गए, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस आदि के उद्धरणों से प्राप्त होती है। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। स्ट्रैबो कहा है कि जो मेगास्थनीज जिस प्रकार की जो व्याख्या किया है ये पूरी तरह से जो है असत्य है और विश्वास करने योग्य नहीं है। ऐसा किसने कहा है, स्ट्रैबो ने कहा है। तो पूछ देगा कि मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य और अविश्वसनीय किसने कहा है, दे देगा आपका एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, इसी में से कोई 4 उठा के दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रैबो। डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। 1891 ईस्वी में मैक्रिडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इंडिका एक अन्य यूनानी लेखक एरियन की भी कृति मानी जाती है। यानी कि इंडिका न सिर्फ वैसे तो मेगास्थनीज की मानी जाती है, लेकिन एक और अन्य लेखक एरियन की भी कृति मानी जाती है कि एरियन ने भी इंडिका लिखा है। खैर, आप यहाँ पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, आप यही याद रखेंगे कि मेगास्थनीज की इंडिका है। मेगास्थनीज की इंडिका में निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्णन जो है प्राप्त होते हैं। क्या वर्णन प्राप्त होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है शासक का वर्णन। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंट्रकोट्टस के रूप में जो है उद्धृत किया है, यानी कि जो है लिखा है। इसके अनुसार
शासक के चारों ओर सशस्त्र यानी कि शस्त्रों के साथ महिलाएं जो हैं अंगरक्षक के रूप में रहती थीं। दूसरी बात करता है पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करता है। चंद्रगुप्त की राजधानी जो है पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा किसे कहते हैं, चार नाम दे देगा, काशी, वाराणसी, ठीक है, पाटलिपुत्र और एक और जो भी है किसी एक क्षेत्र का बोल देगा तो आपको पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को कहते हैं। ऐसा चंद्रगुप्त की राजधानी का वर्णन जो है आपका मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा तथा सोम नदियों के जो है स्वर्ण नदियों के संगम पर स्थित था तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर लंबा, 15 स्टेडिया यानी कि 3 किलोमीटर जो है चौड़ा। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथी गहरी खाई थी। इमेजिन कीजिएगा जरा चीज़ कि 16 किलोमीटर लंबा है, पहुंच गए लंबाई पे, चौड़ाई भी देख लेते हैं 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर 185 मीटर यानी कि चारों तरफ क्या था, 185 मीटर चौड़ी तथा 30 मीटर गहरी खाई थी। चौड़ी कितनी थी तो 185 मीटर, अंदाज़ा लगाइए 185 मीटर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब अंदाज़ा लगा लिए तो अब ये देखिए कि 30 मीटर गहरी खाई थी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो खाई थी वो कितनी मीटर, 30 हाथ गहरी जो है खाई थी, काफ़ी हो जाता है। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था जिसमें 64 तोड़न यानी कि 64 द्वार थे तथा 570 जो थे आपके बुर्ज थे। मेगास्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एकबतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। यानी कि जो आपका पाटलिपुत्र नगर का वर्णन जो मेगास्थनीज ने किया है, वैसा वर्णन की जो है आपका तुलना अगर करें सूसा से या फिर एकबतना के राजमहल से तो उससे भी ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं नगर प्रशासन का वर्णन। मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का जो है उल्लेख किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा जो है होता था। ध्यान रखेंगे 6 समितियों द्वारा, इसमें 5-5 जो है लोग होंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। पहले आप बस इतना ध्यान रखेंगे 6 समितियों द्वारा होता था। सैन्य प्रशासन का वर्णन की बात करेंगे तो मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सैन्य प्रशासन भी 6 समितियों द्वारा होता था। चाहे नगर प्रशासन की बात करें या सैन्य प्रशासन का, 6 समितियाँ होती थी। राजस्व प्रशासन का वर्णन की बात करें तो इसमें भू राजस्व 1/4 भाग लेता था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता है। ध्यातव्य है कि कौटिल्य भू राजस्व की मात्रा 1/6 भाग बताते हैं। तो एक तरह से स्ट्रैबो क्या कहता है कि मेगास्थनीज जो भी बोला है वो असत्य और अविश्वसनीय है, तो इसलिए इसकी बात को नहीं लेंगे और कौटिल्य वाला ले लेंगे, यानी 1/6 को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा जो है वैल्यू करेंगे। उत्तरापथ का वर्णन की बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया। उसके समय में इसका नाम जो है शेरशाह सूरी जो है मार्ग था। ब्रिटिश गवर्नर जो है जनरल ऑकलैंड में क्या आ रहा है, लैंड आ रहा है। लैंड मतलब भूमि, भूमि पे ही होता है क्या आपका मार्ग जो होता है, रोड क्या होता है, भूमि पे होता है। तो इसकी मरम्मत करवाई थी और इन्होंने इसका नाम जो है जीटी रोड रख दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले बनवाया किसने था, इसको जो है एक तरह से तैयार किसने, इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसको जो है पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किसने किया तो शेरशाह सूरी ने। और इसको जो है मरम्मत किसने करवाया था तो मरम्मत करवाने का कार्य जो है जनरल ऑकलैंड ने करवाया था। आप लिंक इसलिए किए हैं लैंड से, इसलिए कंपेयर किए हैं ताकि आप बस लिंक कर लो, याद कर लो, ठीक है। और इसका नाम जीटी रोड कर दिया था। सोने की खान का वर्णन। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सोने की उत्कृष्ट खानें हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में सोना निकाला जाता है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चींटियाँ भी होती थीं, ठीक है क्या। इसीलिए इसकी कहानी जो है ना असत्य और काल्पनिक बताया गया है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चींटियाँ भी होती थी जो कि सोने के बुरादों के रूप में खानों से बाहर लाती थी। सोने की बुरादें जो हैं इनको खानों से बाहर लाती थी। उसने सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दर्दिस्तान यानी कश्मीर बताया है कि सोने का प्रसिद्ध खान कहाँ था तो दर्दिस्तान था यानी कि कश्मीर था, ठीक है।
लगता है एंटमैन मूवी जो है ना इन्हीं बातों को लेके बनाया गया है, कुछ काल्पनिकता को लेके। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, एंटमैन मूवी का नाम है, जो अनभिज्ञ है तो बीच बीच में मूवी का ही नाम मेरे जो है जनरली आता है, क्योंकि वही इंटरटेनमेंट में मैं ज़्यादा देखता हूँ। मेगास्थनीज का भ्रामक विवरण की बात करें तो मेगास्थनीज ने भारत की वस्तु स्थिति को सही ढंग से समझ न पाने के कारण निम्नलिखित भ्रामक विवरण दिए हैं। क्या क्या दिए हैं भ्रामक विवरण? अभी जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो भी थोड़ा भ्रामक ही लग रहा है, असत्य और अविश्वसनीय लग रहा है, तो आगे भी देख लेते हैं कि और क्या बात करता है। 7 जातियों का वर्णन किया है इसने, ठीक है। पहला इसने क्या किया है, 7 जातियों। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में 7 प्रकार की जातियाँ थी, परंतु हम जानते हैं कि सूत्रकाल से ही 4 प्रकार की जातियाँ जो है विद्यमान थी। तो पहली बात भ्रामक हो गई। दूसरा, दास प्रथा के न होने का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसी प्रकार त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दासों का वर्णन है। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी बात इसकी गलत होती है। तीसरी, अकाल न पड़ने का वर्णन है। जब अकाल नहीं पड़ेगा तो 2 अभिलेख, एक सोहगौरा और एक महास्थान। खैर इसको पढ़ लेते हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ने का वर्णन है। इसी प्रकार देख रहे हैं कि आपका जो है जो आपका जैन धर्म है, इसके बंटने का कारण ही एक था अकाल। 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से जो है कुछ जैन जो है दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। साथ में जो है आपके इनके राजा जो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य को भी साथ में लेके चले गए थे। तो ये जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। इस प्रकार अशोककालीन सोहगौरा जो गोरखपुर के पास है, सोहगौरा कहाँ है, गोरखपुर के पास, यानी यूपी में हो जाएगा। और महास्थान पश्चिम बंगाल के अभिलेख में, ये महास्थान अभी तत्काल में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ये जो है आपका बांग्लादेश में एग्जैक्ट स्थान पड़ेगा, ठीक है, बांग्लादेश में के अभिलेखों में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का जो है वर्णन है। तो ये दोनों अभिलेख, कौन से 2 अभिलेख है जहाँ पे अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का वर्णन है? तो ये सोहगौरा और महास्थान है। दोनों को याद रखिएगा। हमें इससे मतलब है, क्या इसने कहा उससे मतलब नहीं है, हमें इससे ज़रूर मतलब है कि भैया अकाल पड़ता था तो अनाज कहाँ से आता था, और इस बात की पुष्टि कहाँ की गई है? तो सोहगौरा अभिलेख में किया गया है और महास्थान अभिलेख में किया गया है। हमें इससे मतलब है। लेखन कला के अभाव का वर्णन। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था, परंतु हम जानते हैं कि इसके पहले ही वेदों और सूत्र साहित्यों की रचना हो चुकी है, जहाँ पे वेदों को समझाने के लिए जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ आया, उपनिषद आया, है कि नहीं, वेदांगों की रचना की गई है, सूत्रकाल आया। ऐसे में आप बोलोगे कि लोग लिखना नहीं जानते हैं, यहाँ पे जो है लेखन कला का अभाव था। यहाँ पे तो लोग लिख लिख के पगला रहे हैं, और ये बोल रहा है कि लिखना ही नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो है भ्रामक विवरण किया है। महत्वपूर्ण विदेशी लेखक की बात कर लेते हैं। इंडिका के उद्धरण निम्नलिखित लेखकों की रचनाओं से भी प्राप्त होते हैं। जैसा कि इसमें पहले ही बताया गया था कि ये मूल रूप में नहीं पाया गया है। इसके उद्धरण अलग अलग लेखकों द्वारा मिलते हैं, और उसके बेस पे इसकी बात की पुष्टि होती है कि ये जो है मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रैबो की बात कर लेते हैं। स्ट्रैबो ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कृति की रचना की, जिसके प्रथम अध्याय में सिकंदर और मेगास्थनीज के साथियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारत का वर्णन किया। स्ट्रैबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होने तथा चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। डियोडोरस लिखता है, जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात करता है, इसने मेगास्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है। उसका भारत विषयक विवरण सबसे प्रारंभिक यूनानी विवरण है। प्लिनी जेस्ट यानी कि प्रथम शताब्दी की बात करते हैं तो 75 ईस्वी में लिखित विश्वकोशीय रचना नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास जनरली आएगा नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं। इसने यूनानी स्रोतों तथा पश्चिमी व्यापारियों की सूचनाओं के आधार पर भारत का विवरण लिखा है। एरियन जो 130 ईस्वी से लेकर 172 ईस्वी, इसने सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल तथा सामाजिक जीवन के बारे में उपलब्ध सबसे अच्छा विवरण लिखा है, जो कि अधिकांशतः निरियाकस, मेगास्थनीज और एक ग्रीक भूगोलज्ञ एराटोस्थेनीज की रचनाओं से मिलता है। प्लूटार्क की बात करें तो 45 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी,
इसके विवरणों में सिकंदर के जीवन तथा भारत का सामान्य वर्णन जो है सम्मिलित है। इसमें चंद्रगुप्त का उल्लेख एंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। देखिए, सेंड्रोकोटस के रूप में सबसे पहले किसने जांच किया कि ये सेंड्रोकोटस कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं, तो ये विलियम जोन्स ने बताया था। जबकि प्लूटार्क ने क्या बोला है, प्लूटार्क बोला है कि प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त का नाम क्या रखा है, एंड्रोकोटस रखा है, एंड्रोकोटस के रूप में किया है। वह लिखता है युवा अवस्था में वह यानी चंद्रगुप्त जो है सिकंदर से मिला था। जस्टिन की बात करें तो द्वितीय शताब्दी इसकी कृति सार संग्रह यानी एपिटोम है। इसमें भारत में सिकंदर के अभियानों और चंद्रगुप्त की सत्ता प्राप्ति का विवरण दिया गया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी रचनाओं पर आधारित है। उत्तर पश्चिम भारत से यूनानी सत्ता को समाप्त करने में चंद्रगुप्त की भूमिका के बारे में जस्टिन ने लिखा है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नरों यानी यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति यानी युद्ध का यूनानी शासक के विरुद्ध नायक सेंट्रकोटस यानी चंद्रगुप्त था। J.W. मैक्रिंडल, ठीक है, J.W. मैक्रिंडल ने अपने 3 प्रसिद्ध ग्रंथों में इन यूनानी और लैटिन स्रोतों का संकलन किया है। मेगस्थनीज और एरियन द्वारा वर्णित प्राचीन भारत, टॉलमी द्वारा रचित प्राचीन भारत, शास्त्रीय साहित्य में वर्णित प्राचीन भारत, मौर्यों के अध्ययन के लिए ग्रीक और लैटिन स्रोत अत्यधिक जो है सहायक हैं। आगे बात करते हैं रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। हमने कौटिल्य का देख लिया, मेगस्थनीज के बारे में हमने देख लिया, मेगस्थनीज के बारे में जो उद्धरण लिखा गया था अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमने उनको देख लिया। अब हम बात करते हैं रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में, कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे, सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस समय वहाँ का प्रशासक जो था वो था आपका पुष्यगुप्त वैश्य था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। सबसे पहले बनवाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और जब वो बनवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उस समय वहाँ का प्रशासक पुष्यगुप्त वैश्य था। लेकिन बाद में फिर ये खराब हो गया था, जिस वजह से इसका मरम्मत करवाने का यानी पुनर्निर्माण कराने का कार्य अशोक के समय में पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय वहाँ का राज्यपाल कौन था, तो तुषास्प था, यानी कि यमन, ठीक है, तुषास्प। तो तुषास्प को याद रखिएगा, पुष्यगुप्त को याद रखिएगा, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक तो याद रहेंगे ही। रुद्रदमन के समय में भी इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया गया, यानी कि देखा जाए तो इस बांध से जुड़े हुए यानी कि सुदर्शन झील से जुड़े हुए कौन कौन लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ठीक है, साथ में रुद्रदमन और पुष्यगुप्त वैश्य को भी ध्यान रखिएगा और तुषास्प को भी याद रखिएगा। और जब रुद्रदमन ने किया था तो वहाँ पे जो है राज्यपाल कौन था, सुविशाख था, तो सुविशाख था। अस्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त राज्यपाल हुआ। उसके पुत्र एवं गिरिनार नगर के प्रशासक चंद्रपालित ने, ध्यान रखिएगा, चंद्रपालित ने इस झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया। इस प्रकार जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन तथा अस्कंदगुप्त एवं उनसे संबंधित राज्यपालों का जो है वर्णन प्राप्त होता है। तो एक बार में आप देख लेंगे, मेन कहानी है सुदर्शन झील के इर्द गिर्द घूमेगी। जूनागढ़ अभिलेख जो है यानी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सुदर्शन झील को पकड़ लेना है। जैसे ही सुदर्शन झील को पकड़िएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथ उसका प्रशासक वहाँ पे यानी चंद्रगुप्त का चेला आपका पुष्यगुप्त वैश्य आ जाएंगे। वैसे ही इसके बाद आप अशोक को देखेंगे तो अशोक के साथ जो है तुषास्प आ जाएगा। सेम आपका रुद्रदमन के साथ जो है सुविशाख आ जाएगा। रुद्रदमन के साथ कौन आएगा, सुविशाख। और अस्कंदगुप्त के साथ जो है पर्णदत्त राज्यपाल होगा वहाँ पे, और उसके पुत्र एवं गिरनार नगर का प्रशासक चंद्रपालित। तो ये ध्यान रखिएगा, अस्कंदगुप्त के साथ जो है उसका जो है आपका पर्णदत्त राज्यपाल और साथ में जो है चक्रपालित, इन दोनों का नाम जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक जो है अस्कंदगुप्त के साथ 2 नाम जुड़ेगा, एक पर्णदत्त और एक चक्रपालित, जबकि बाकी आपका रुद्रदमन के साथ सुविशाख, तुषास्प जो है अशोक के साथ आ जाएंगे, पुष्यगुप्त जो हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। मतलब 8 नाम लिख लो और बाकी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कहानियाँ तो एक बार पढ़ लेने पे समझ में आ जाती है।
विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस की बात करते हैं। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख मिलता है। वृषल शब्द का प्रयोग कि कहाँ पे किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, तो मुद्रा राक्षस में किया गया है, जिसका अर्थ है कुछ विद्वान शूद्र मानते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ कुछ विद्वान शूद्र मानते हैं, इसीलिए तो इसका उल्लेख जो है, इसको जो है वृषल शब्द से जो है उल्लेखित किया गया है। जबकि आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि वृषल का अर्थ शूद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक हीनता का द्योतक है। सामाजिक हीनता का क्या है, ये द्योतक है। जबकि कुछ मानते हैं कि पहले शूद्र को वृषल कहा जाता था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को घननंद का पुत्र बताया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है कि ये कोई और नहीं, ये तो घननंद का पुत्र है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कोई और नहीं, ये घननंद का पुत्र है, ऐसा बताया गया है कि इसमें मुद्रा राक्षस में। अब ये क्वेश्चन कितना सटीक क्वेश्चन हो जाएगा। ढूंढीराज, आपको पता है कि ढूंढीराज टीका लिखने वाले, ढूंढीराज मुद्रा राक्षस की टीका में चंद्रगुप्त को घननंद का पौत्र बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो पुत्र नहीं, वो तो पौत्र है। चंद्रगुप्त घननंद का पुत्र नहीं, वो तो पौत्र है, ये बात कहते हैं ढूंढीराज, यानी राज की बात बताते हैं। ढूंढ के क्या निकाले हैं, राज की बात बताए हैं कि ये चंद्रगुप्त जो है ये घननंद का पौत्र है। बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने घननंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जम्बू द्वीप का शासक बनाया। यह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। बौद्ध ग्रंथ जो है दिव्यावदान के अनुसार, एक हो गया आपका महावंश, दूसरा हो गया आपका दिव्यावदान। तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार एवं अशोक क्षत्रिय थे, अतः चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय रहा होगा। यानी दिव्यावदान ये कह रहा है कि भैया जब बेटा क्षत्रिय है, बेटा का बेटा क्षत्रिय है, तो बाप शूद्र कैसे हो जाएगा, वो भी क्षत्रिय ही रहा होगा। ठीक है, ये बातें यहाँ पे हो रही हैं। जैन ग्रंथ, यानी कि दो ग्रंथों में जो है आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, एक महावंश में, एक दिव्यावदान में। कम से कम इतना तो याद रखते हैं, इतना तो याद रखें पहले। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जैन ग्रंथ क्या कहता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का बताया गया है। मयूर पोषकों का जो सरदार था उसकी लड़की का लड़का बताया गया है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की क्षत्रिय उत्पत्ति जो है आपका सिद्ध होती है। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र की हरिभद्रीय टीका में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। यानी जैन ग्रंथ का आवश्यक सूत्र यानी कि हरिभद्रीय टीका का संबंध किस धर्म से है, चार दे देगा कि हरिभद्रीय टीका का संबंध जैन ग्रंथ से है, बौद्ध धर्म से है, शैव से है, वैष्णव से है, तो ध्यान रखेंगे इसका जैन से है। और इसमें चंद्रगुप्त को जो है क्षत्रिय बताया गया है। जो है क्षेमेंद्र का जो है आपका वृहत कथा मंजरी की बात कर देंगे, क्षेमेंद्र कृत लिखा हुआ है, क्षेमेंद्र कृत। ठीक है, यानी क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, ये नंद वंशी है, ये कोई और नहीं है। सोमदेव कृत कथा सरित सागर में इस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंश का घोषित किया गया है कि ये कोई और नहीं, ये नंदवंश का ही है। अशोक का इतिहास, अशोक के अभिलेख में क्या मिलता है, अब उसको देख लेते हैं थोड़ा। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर महोदय ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है, डी.आर. भंडारकर के द्वारा। और स्रोत क्या है, केवल अभिलेख। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई। यानी सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता किसको मिली, तो ये हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप। कब, 1837 ईस्वी में। जबकि सबसे पहले जो है 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। यानी खोजे थे टिफेन थेलर ने, जबकि पढ़ने का कार्य सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। शिलालेख हो गया, स्तंभलेख हो गया, गुहालेख हो गया।
अगर शिलालेख की बात करें तो इसे वृहत शिलालेख एवं लघु शिलालेख दो भागों में बांट दिया जाएगा। अगर स्तंभलेख की बात करें तो इसका विभाजन दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख में हो जाएगा। गुहा लेख की बात करें तो एक गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। इन अभिलेखों के विभिन्न प्रकार की जो है निम्नांकित, विभिन्न प्रकार को जो है निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा आसानी से समझ जाइए कि कैसे हैं। ठीक है, पहले हो जाएगा आपका अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख में आ जाएगा शिलालेख, शिलालेख दो हो जाएंगे दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख में हो जाएगा दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख और बाकी आपका गुहालेख तो है ही। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत है, जबकि ये ब्राही अभिलेखों की भाषा क्या है, सभी अभिलेखों की प्राकृत है, जबकि ये ब्राही, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। भाषा प्राकृत है, लिपि अलग अलग है। ठीक है, भाषा प्राकृत है, लिपि अलग अलग है। ब्राही की बात करेंगे इंडिया में, खरोष्टी की बात करेंगे तो आपका जो हो जाएगा पाकिस्तान में हो जाएगा, अरमाइक यूनानी की बात करेंगे तो ईरान वगैरह क्षेत्रों में, अफगानिस्तान में मिल जाएगा। लघु शिलालेख स्तंभलेख। ठीक है, लघु शिलालेख स्तंभलेख में क्या क्या आ जाएगा तो दीर्घ एवं लघु आ जाएगा एवं गुहालेख की लिपियां केवल ब्राही हैं। ध्यान रखेंगे, भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां ही खरोष्टी, अरामाइक एवं यूनानी है, बाकी भारत वाले सारे क्या हैं, ब्राही हैं। शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा, अब रटिए, इसको याद कीजिए, जो करना है सो कीजिए, लेकिन दिमाग में फिट कीजिए कि खरोष्टी लिपि में कौन कौन से हैं, तो शहबाजगढ़ी है और मानसेहरा है। ठीक है, जब किसी के जो है सर पे सेहरा सजाया जाता है तो लोग उसको कुल शाबाशी देते हैं। ठीक है, शहबाज, ठीक है, शहबाजगढ़ी, जैसे लिंक करना हो लिंक कर लो, बस याद कर लो आप। तक्षशिला से प्राप्त एक अभिलेख की बात कही गई है और तक्षशिला वाला जो है ये अरामाइक लिपि में है। किस में है, अरामाइक में। सरेकुना जो है कंधार से प्राप्त अभिलेख है, यूनानी तथा अरामाइक लिपि में है, द्विभाषिक लेख है ये। और लघमान यानी कि जलालाबाद से प्राप्त अभिलेख, ये भी अरामाइक लिपि में है। तो अरामाइक एवं यूनानी में कौन है, तो सरकुना। ठीक है, सरेकुना कहीं शेरकुना देता है, कहीं शेरकुना देता है। ठीक है, शेरकुना देता है, यहाँ पे सरेकुना दिया हुआ है। लघमान दिया हुआ है, लघमान जो जलालाबाद यहाँ से प्राप्त अभिलेख ये अरामाइक लिपि में है और अरामाइक में ही तक्षशिला वाला और लघमान। ठीक है, तक्षशिला और लघमान ये अरामाइक लिपि में और सरेकुना जो है ये यूनानी और अरामाइक में है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। आगे बात करते हैं शिलालेखों का। इसे दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख दो वर्गों में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख की बात करें तो यह 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 8 जगहों से 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 14 लेखों का उल्लेख मिलने के कारण इसे चतुर्दश शिलालेख भी जो है कहा जाता है। चतुर्दश यानी कि चतुर मतलब कि 14 और 10 मतलब कि 4 और 10 यानी 14। ठीक है, तो चतुर्दश शिलालेख भी कहा गया है। इन शिलालेखों में प्रशासनिक एवं धम्म से संबंधित क्या क्या, तो प्रशासनिक एवं धम्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख है। ये निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला बात करेंगे शहबाजगढ़ी का, तो पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है पहला। दूसरा मानसेहरा पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में स्थित है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में। तो याद रखेंगे कि कालसी कहाँ, ये ऐसे ही पढ़ेंगे नहीं, इसको याद करना है, प्रॉपर तरीके से याद करना ही करना है। शहबाजगढ़ी कहाँ से मिला है, पाकिस्तान से कम इतना याद रखो, पाकिस्तान से। मानसेहरा पाकिस्तान से। कालसी जगह याद रहना चाहिए, उत्तराखंड के देहरादून से। गिरनार आपका काठियावाड़ के जूनागढ़, गिरनार तो याद करने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित एक गांव। ठीक है, तो यहाँ से धौली शिलालेख मिला है। जौगढ़ की बात करें तो उड़ीसा के गंजाम जिले में। एर्रागुड्डी की बात करें तो एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा ये महाराष्ट्र, नाला सोपारा आप सुने भी होंगे। ठीक है, पोस्टमैन वाला एक पोस्टमैन टू नाला सोपारा एक जो है स्टोरी भी है। तो नाला सोपारा जो हो जाएगा महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में जो है स्थित है। धौली तथा जौगढ़, ध्यान रखेंगे, धौली तथा जौगढ़। जौगढ़ कहाँ है जी, तो ये आपका उड़ीसा है। धौली भी आपका उड़ीसा है। तो धौली जो है, धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख जो है खुदे हुए हैं, जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है, यानी कि सेपरेट कलिंग एडिट्स कहा गया है। ठीक है, एडिट्स।
एडिक्ट्स की बात करेंगे, यानी कि सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स की। अब बात करते हैं कि पृथक कलिंग प्रज्ञापन ये कहाँ से मिला है, यानी कि कहाँ पे जो है इसका संबंध किस जगह से है, तो धौली तथा जौगढ़ से है, उड़ीसा वाले से है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों पर कुल 114 लेख जो है खुदे हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम लेख की बात करते हैं कि प्रथम लेख में क्या है। अब क्वेश्चन हर एक लाइन में है, आपको दिख रहा होगा, हर एक लाइन में क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ देगा कि इसमें से कौन से जो है, जहाँ से जो है पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ठीक है, प्रज्ञापन कहा गया है, कौन से दो लेख को, दो अन्य लेख कौन कौन से हैं जिनको कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम लेख की बात करेंगे तो इस लेख में जीव हत्या पर निषेध के बारे में जो है लिखा गया है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने के समय सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे, ये बातें कही गई हैं, ठीक है। यानी कि जीव हत्या पर निषेध, ठीक है। जहाँ पे सैकड़ों मारे जाते थे वहाँ पे मात्र 3, उसमें 2 मोर और 1 मृग। बाद में मृग को भी मारा नहीं जाता था और भविष्य में जो है कोई भी नहीं मारा जाएगा, ऐसी बात कही गई है प्रथम लेख में, यानी कि जीव हत्या पर निषेध के बारे में स्पष्ट। अब कहानी जब देख लेंगे ना चीज़ों को, तो ये रटने की जरूरत नहीं कि प्रथम लेख में क्या था। दूसरे लेख की बात करें तो प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में, ठीक है, प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में तथा अन्य सीमांत प्रदेश जैसे चेर चोल पांडे और आपका सत्यपुत्र केरल, ठीक है, जो है एक तरह से कह लेंगे कि चोल पांडे और चेर तथा ताम्रपर्णी प्रदेश तथा अंतियोक, यवनराज और अन्य पड़ोसी राजा के प्रदेशों में प्रत्येक स्थान पर प्रियदर्शी ने चिकित्सा के 2 प्रकार से जो है 2 प्रकार से प्रबंध किया है, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए, एक मनुष्यों के लिए, दूसरा पशुओं के लिए। जहाँ जहाँ वे औषधियाँ जो मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी हैं नहीं पाई जाती, वहाँ वहाँ वे भेजी गई और जड़ी बूटियाँ भी लगाई गई, ठीक है। यानी कि अब इंडिया के हर एक कोने में हर एक प्रकार की जड़ी बूटी थोड़ी मिलेगी, या फिर जहाँ नहीं मिल रही है वहाँ पे ही तो पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे की गई है, यानी कि चिकित्सा की बात कही गई है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बात कही गई है। साथ में ही इस सीमांत प्रदेश के जो है सीमांत प्रदेश क्षेत्रों की बात की गई है, जैसे चोल पांडे, चेर चोल पांडे, ठीक है, चेर चोल पांडे और क्षत्रियपुत्र, ठीक है, क्षत्रियपुत्र केरल में आगे आएंगे। साथ में ताम्रपर्णी प्रदेश तथा एंटीयोक, यवनराज और अन्य पड़ोसी राज्यों के जो है प्रदेशों में प्रत्येक स्थान पर प्रियदर्शी ने चिकित्सा के जो है प्रबंध किए थे। आगे बात करते हैं तीसरा अभिलेख क्या कहता है। अशोक तीसरे लेख में कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद यह आज्ञा जारी की कि मेरे साम्राज्य में सभी जगह प्रादेशिक रज्जुक और युक्त के साथ प्रति 5वें वर्ष राज्य का जो है दौरा करें, जिनसे वे प्रजा को धर्म की और अन्य कार्यों की जो है शिक्षा दे सकें। माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों, संबंधियों, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उदार भाव रखना, जीवों की जो है हिंसा नहीं करना, जीवों की हिंसा नहीं है, ठीक है, हिंसा नहीं करना है, और अल्प व्यय तथा अल्प संचय अच्छी बात है, ठीक है, बहुत कम खर्चा करना है, अल्प व्यय करना है, और अल्प संचय ये नहीं कि सारा संचित करके अपने घर में ही रख लें, ताकि बाहर जो है मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, मार्केट में अगर भाई जो है प्याज का स्टोर लोग कर ले तो जो मार्केट में प्याज बचेंगी उनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये नहीं करें, क्योंकि अल्प संचय अधिक अच्छी बात है, अल्प व्यय भी अच्छी बात है। तो तीसरा लेख में आप ध्यान रखेंगे कि ये 12वें वर्ष जो है ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि जो 3 प्रादेशिक हो, रज्जुक हो और युक्त हो, ये क्या होगा, 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे, ये याद रखिएगा, यानी कि 3-5 करेंगे, ठीक है, 3-5 करेंगे, इधर उधर जाएंगे। चौथे लेख की बात करें तो प्रियदर्शी के धर्म आचरण से, प्रियदर्शी जो अपना राजा है, इनके धर्म आचरण से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। भेरी घोष मतलब कि उठाओ जो है तीर धनुष और चलो चढ़ाई करते हैं। अब क्या है, हरे राम हरे कृष्णा
जो है अब मतलब कि धम्म घोष धर्म की बात करो, ठीक है, धर्म की बात करो, इसकी बात में ये बदल गया, यानी कि जहाँ युद्ध की बात अब धर्म में बदल गया। प्रजा में देव विमानों, अग्नि के गोलों और अन्य दिव्य दृश्यों के प्रदर्शनों द्वारा धम्म में उनकी शिक्षा द्वारा जीवित प्राणियों के वध और हिंसा का त्याग, संबंधियों ब्राह्मणों और श्रमणों का आदर, माता एवं पिता का जो है आज्ञा पालन इतना बढ़ गया है जितना पहले कई सौ वर्षों तक नहीं हुआ। यानी कि खूब जो है यहाँ पे ब्राह्मणों का, श्रमणों का, माता पिता का मतलब पैर पकड़ के रहना है बस, ठीक है, वो स्थिति आ गई, यानी काफ़ी रिस्पेक्ट वाला युग आ गया है। चौथा अभिलेख में ये बात कह रहा है, ठीक है। तो चौथे में याद रखो आप कम से कम यहाँ पे कि भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है, ठीक है, भेरी घोष क्या हो गया, धम्म घोष में बदल गया है, इतना याद रखेंगे। बाकी पांचवा लेख की बात करें तो इसमें अशोक कहता है उपकार करना कठिन है, ठीक है, और जो भला करता है वह एक कठिन कार्य करता है। यानी कि ये बात बहुत अच्छी, आप देखो ज़रा सोचो, भला करना क्या है, ये एक कठिन कार्य है, बुरा करना आसान कार्य है। किसी का बुरा करना चाहो इट्स वेरी इजी, लेकिन किसी को उठाना चाहते हो, भला करना चाहते हो, ये बहुत कठिन कार्य है। मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है, अगर मेरे पुत्र और पत्र तथा उनके बाद मेरे वंशज मेरे आदर्श का पालन करेंगे तो वे अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन जो मेरे सुधारों की थोड़ी भी उपेक्षा करेगा वह भूल करेगा। मैंने अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। तो धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की बात किसमें कही गई है, 5वें में। ये धम्म महामात्र जनता के, ठीक है, जनता के बीच में उनके कल्याण और सुख के लिए और उनके कष्ट दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कौन, धम्म महामात्र। धम्म महामात्र मेरे साम्राज्य भर में सब जगह धम्म से संबंधित सब विषयों में धम्म की स्थापना में और धर्मनिष्ठा लोगों के दान के आयोजन में रत हैं। छठा लेख की बात करते हैं तो तीव्र गति से कार्य संपादन हेतु इस लेख में अशोक कहता है हर समय चाहे मैं भोजन करता रहूं, ठीक है, अंतःपुर में रहूं या शयन कक्ष में, चाहे बाग में रहूं या सवारी पर, सब जगह प्रतिवेदक मुझे प्रजा के हाल से परिचित रखें। मैं प्रजा का कार्य सब जगह करता हूं। सातवां लेख में क्या कहते हैं, इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें क्योंकि सब संयम और चित्त की शुद्धि चाहते हैं। आठवां लेख क्या कहता है कि अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा का आरंभ किया और शुरुआत बोधगया से की। शुरुआत किससे किए हैं, बोधगया से किया है इन्होंने। 9वें लेख की बात करें तो इसमें अशोक कहता है कि लोग विविध मंगलाचार करते हैं, ठीक है, विविध मंगलाचार करते हैं लेकिन उनका फल अल्प होता है। यानी कि बहुत सारे जो है मंगल आचरण करते हैं लेकिन वो मंगल आचरण का फल जो है वो बहुत थोड़ा सा होता है। धम्म रूपी मंगलाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें दासों और सेवकों के प्रति शिष्ट व्यवहार, गुरुजनों का आदर, यानी कि दास और सेवकों के साथ भी आप अच्छा व्यवहार करें, गुरुजनों का आदर करें, प्राणियों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करें, ब्राह्मणों एवं श्रमणों को दान देना आदि इसमें शामिल है। तो ये 9वें में कहा गया है। 10वें की बात करें तो इसमें अशोक ने यश और कीर्ति की जगह धर्म का पालन करने पर बल दिया है, ठीक है, कि यश और कीर्ति के चक्कर में ना लगो, धर्म का पालन करो। 11वें लेख में क्या है, 11वें लेख में है, इसमें अशोक कहता है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं। 12वें लेख में इसमें अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि हो क्योंकि सबका मूल संयम है। लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। 13वां लेख की बात करें तो अपने अभिलेख के 8 वर्ष पश्चात 9वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, ठीक है, प्रियदर्शी ने क्या किया है, कलिंग पर विजय प्राप्त किया है। 1,50,000 व्यक्ति, ठीक है, 1,50,000 व्यक्ति देश से विस्थापित हुए, 1 लाख व्यक्ति जो है मारे गए तथा इससे कई गुना लोग जो है बर्बाद हो गए। इस अभिलेख में अशोक ने अपने राज्य की जंगली जनजातियों को संतुष्ट रखता है, ठीक है, इस अभिलेख में अशोक अपने राज्य की जंगली जनजातियों को क्या करता है, संतुष्ट रखता है, लेकिन वह उन्हें चेतावनी भी देता है कि पश्चाताप के बावजूद उसमें शक्ति है। बोलता है कि चलो कलिंग में इतने लोग मारे गए, मुझे अफसोस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है, हल्के में मत लेना। वो बातें यहाँ पे एक तरीके से कहता है।
वो क्या कहते हैं, पुष्पा समझ के फ्लावर समझा है क्या, वो डायलॉग मारता है 13वें में। अशोक जो है धम्म विजय को प्रमुख विजय मानता है। यह विजय देवताओं के प्रिय यानी कि अशोक ने अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन दूर तक प्राप्त की है। जहां एंटियोक नामक यवन राजा राज्य करता था और 4 अन्य राजाएं तुलामाया यानी मिस्र का जो है टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, अंतेकिन यानी कि मधुकुनिया का जो है एंटियोकस गोनेटस, मक साइरिन का मैगास, आलिक्य की बात करेंगे तो आलिक्य सुंदर या फिर आलिक्य शुदल, एपियस का जो है अलेक्जेंडर हो जाएगा। पर इन सबों पर दक्षिण में चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र, केरल पुत्र चेर और ताम्रपर्णी पर विजय प्राप्त की है। इस तरह इस राजा के राज्य में यवनों यानी कि ग्रीक, कंबोजो, नाभपंक्तियों, भोजो, पितनीको, आंध्रो और परिंदों में, ठीक है, परिंदों में सब जगह लोग धम्म का पालन करते हैं। यानी कि ये सारा जगह जहाँ पे जीता है इन सभी जगह पे क्या है, धम्म घोषणा किया था। 14वें लेख, इसमें कहा गया है कि यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं माध्यम रूप में और कहीं जो है विस्तृत रूप में, कहीं जो है शॉर्टकट में, कहीं जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेन ना ज़्यादा शॉर्टकट, और कहीं जो है पूरा एक्सप्लेन करके जो है एक्सप्लेन किया, मतलब इसमें जो है लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि हर बातें नहीं लिखवाई गई हैं। कुछ बातें विषय की मधुरता के कारण कई बार दोहराई गई हैं। संभव है कि कुछ लेखों में अपूर्ण लेख, लापरवाही या लिपिकार की भूल के कारण कोई दोष रह गया हो। धौली एवं जौगढ़ अभिलेखों में 11, 12 व 13 क्रम संख्या का लेख नहीं है। इसकी जगह 2 पृथक लेख हैं। प्रथम पृथक लेख की बात करेंगे तो इसमें अशोक द्वारा कलिंग के समीप महामात्यों और नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान के समान है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करें, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। इसमें निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया है। नगर के न्यायाधीश हमेशा सावधान रहें कि मनुष्य को कभी भी अकारण कैद या यातना न दी जाए। मैं इस उद्देश्य के प्रति 5वें वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। उज्जैन एवं तक्षशिला में 3-3 वर्ष के अंतर पर जो है महामात्य दौरे पर जाएंगे। ठीक है, 3-3 वर्ष के अंतराल पर कहाँ जाएंगे, उज्जैन में और तक्षशिला में जाएंगे। और 5वें वर्ष जो है महामात्य नामक अधिकारी कहाँ भेजा जाएगा, तो ये भेजा जाएगा क्षेत्र में धम्म उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इनको दौरे पे भेजा जाएगा। ठीक है, कि जाइए चेक करके आइए कि क्या स्थिति है। और बाकी जगहों पे यानी कि उज्जैन और तक्षशिला में 3-3 वर्ष के अंतराल पे जो है महामात्य दौरे पे जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय पृथक लेख। इसमें सीमांत प्रदेश के अधिकारियों से यह कहा गया है कि यानी कि जो है सीमांत प्रदेश के जो अधिकारी हैं यानी कि दूर दराज कि अगर मेरे सीमांत प्रदेशों की अविजित जातियां यह जानना चाहे कि उनके प्रति मेरी क्या आज्ञा है, तो उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि इस विषय में मेरा यह उत्तर है कि सम्राट की इच्छा है कि उससे डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें तथा वे उससे सिर्फ सुख ही प्राप्त करेंगे, दुख नहीं। यानी डरने की कोई बात, जो भी सीमांत प्रदेश हैं भैया, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्राट पे विश्वास रखो, सम्राट तुम्हें खुशी देंगे, सुख देंगे, दुख नहीं देंगे। इस अभिलेख में भी अशोक ने लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इस लोक में और परलोक में सभी तरह के हित और सुख प्राप्त करें, उसी तरह मनुष्यों के बारे में भी मेरी इच्छा है। ठीक है, आगे बात करें लघु शिलालेख का। ये तो था आपका दीर्घ शिलालेख। अब बात करते हैं लघु शिलालेखों का। लघु शिलालेख की बात करेंगे। ये शिलालेख 14 शिलालेख के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, इस कारण इसे लघु शिलालेख कहा गया है। लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। तो लघु शिलालेख में किस चीज़ की जानकारी मिलती है, अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे रूपनाथ हो गया, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से कौन सा मिलेगा, रूपनाथ। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले से।
तो गुर्जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सासाराम, ठीक है, बिहार के शाहाबाद जिले से। भाब्रू या फिर वैराट अभिलेख, ठीक है, राजस्थान के जयपुर जिले से। मास्की हो गया कर्नाटक के रायचूर जिले से। ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले से, ठीक है, मैसूर से मिला हुआ है। सिद्धपुर की बात करेंगे तो कर्नाटक से। जटिंग रामेश्वर ये भी आपका कर्नाटक से हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे एर्रगुड्डी की बात करें, आंध्र प्रदेश के जो है कर्नूल जिले से। तो कम से कम अगर बाय द वे जिला ना याद हो तो स्टेट याद करते रहिएगा, स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा आपका मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भाब्रू अभिलेख राजस्थान, मास्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी मैसूर, सिद्धपुर कर्नाटक से। जटिंग रामेश्वर की बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा। रूपनाथ की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। स्टेट कम से कम याद होना चाहिए। एर्रगुड्डी की बात करें आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करते हैं गोवी मठ का तो ये मैसूर हो जाएगा। पालकी गुंडू, ठीक है, पालकी गुंडू की बात करें तो कर्नाटक से हो जाएगा। राजुल मंडगिरी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से हो जाएगा। अहरौरा अभिलेख ये उत्तर प्रदेश के जो हो जाएगा मिर्ज़ापुर जिले से, अहरौरा। सारो मारो क्या हो जाएगा, सहडौल, मध्य प्रदेश में सहडौल से सारो मारो। नेट्टूर अभिलेख, नेट्टूर कहीं नेत्तूर दिया रहता है, कहीं नेट्टूर दिया रहता है, में अंतर रहेगा। तो नेत्तूर हो जाएगा ये आपका मैसूर से। उदगोलन जो हो जाएगा ये आपका कर्नाटक से। पनगुडरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश से हो गया। सन्नाती की बात करें तो ये कर्नाटक से हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल जो है लगभग 18 जो है ये आपके लघु शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। अशोक के लघु शिलालेखों के कुछ प्रमुख वर्णन निम्नलिखित दिए हुए हैं। जैसे मास्की अभिलेख की क्या इंपॉर्टेंस है ये देखिए, ठीक है। इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। तो अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा है, तो ये मास्की अभिलेख में। इसी अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। तो 4 ऐसे जो है लघु शिलालेख होंगे जहाँ पे उसका नाम जो है अशोक का अशोक मिलेगा। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदगोलम, ठीक है। कौन कौन सा, तो मास्की हो ही गया, मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, ठीक है, मास्की, गुर्जरा और ये नेट्टूर उदगोलम। इन चारों में, नेट्टूर और उदगोलम, इन चारों में जो है इसका नाम अशोक का अशोक मिलेगा। अब देखते हैं भाब्रू या फिर वैराट अभिलेख का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है तथा इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख कहाँ है, तो भाब्रू अभिलेख में है, भाब्रू या फिर वैराट अभिलेख में। और इसमें यानी अशोक का नाम प्रियदर्शी किसमें मिलता है, तो भाब्रू अभिलेख में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। मास्की से बुद्ध शाक्य वाला हो गया और एक अशोक, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपका बनता है। नेट्टूर तथा उदगोलम, यहाँ से भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुर्जरा में भी अशोक का नाम जो है इसमें भी अशोक नाम मिलता है। एर्रगुड्डी की बात करें तो इस अभिलेख के लिखने की शैली अन्य अभिलेख के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं में उस्त्रोफुदोन, ठीक है। उस्त्रोफुदोन में क्या है, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आए, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद फिर सेकेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट की यहाँ तक आए, यानी कि एस की तरह, ऐसे जैसे जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का था उस्त्रोफुदोन। तो ये इस शैली से जो है एर्रगुड्डी लिखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसकी स्थिति ऐसी जो इस तरीके से लिखा गया है, बाकी किसी में भी जो है उस्त्रोफुदोन से नहीं लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखा गया है इसमें। आगे देखेंगे यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं मास्की का इंपॉर्टेंस, बुद्ध शाक्य और अशोक का नाम। तो देखिए अशोक का नाम अशोक किस किस में मिल रहा है, मास्की में मिल रहा है, गुर्जरा में मिल रहा है, नेट्टूर और उदगोलम में मिल रहा है। ये 4 का तो खासियत यही हो गया। बाकी मास्की का याद रखिएगा कि बुद्ध शाक्य यहाँ पे कहा गया है। भाब्रू में याद रखिएगा कि प्रियदर्शी इसका नाम मिलता है। और बुद्ध धम्म संघ की बात भी जो है भाब्रू या वैराट अभिलेख में किया गया है। एर्रगुड्डी की बात करें तो एर्रगुड्डी जो है ये उस्त्रोफुदोन से लिखा गया है, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से फिर दाएं से जो है बाएं, इस तरीके से लिखी गई है ये। अब स्तंभ लेख की बात करें तो पिलर एडिक्ट, ठीक है। पिलर एडिक्ट की बात करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से धम्म एवं प्रशासनिक बातों का जो है
उल्लेख है। मुख्य रूप से किसका? तो धम्म। जैसे कि आपका लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, वैसे ही स्तंभ लेख से आपको धम्म एवं प्रशासनिक बातों का उल्लेख है, धम्म एवं प्रशासनिक बातों का। इसे भी दो वर्गों यानी वृहत एवं लघु स्तंभों में बांटा गया है। वृहत स्तंभ लेख की बात करें तो इन लेखों की संख्या जो है 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। जैसे पहला हो गया आपका दिल्ली मेरठ। यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इसे दिल्ली लाया गया, यानी कि इसके पास गुलाम बहुत ज़्यादा थे, तो चलो 1,80,000 लगभग ये अपना गुलाम पाल रखा था, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी में हर सब किसी को जो है लगाए रखता था, तो ये अपने लगा दिया कि जाओ भाई मेरठ से उठा के लेके आओ दिल्ली, इसीलिए दिल्ली मेरठ इसका नाम पड़ा। इस स्तंभ लेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में फैंथलर, ठीक है, फैंथलर, टी फैंथलर ने किया है। टी अलग है और फैंथलर अलग है। टी फैंथलर ने इसका खोज जो है किया था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे दिल्ली मेरठ ये पहले कहाँ था? मेरठ में था। इसको दिल्ली किसने मंगवाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। और इसकी खोज कब हुई थी? 1750 में। किसके द्वारा? टी फैंथलर के द्वारा। दिल्ली टोपरा की बात करें तो यह अभिलेख प्रारंभ में हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इसको दिल्ली लाया गया। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख जो है उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। बाकी यही एकमात्र है दिल्ली टोपरा जिस पे 7 लेख लिखे गए हैं। बाकी हर एक पे क्या रहेंगे? हर एक पे मात्र 6 लेख जो है उत्कीर्ण किए जाएंगे। यह अशोक का अंतिम अभिलेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली टोपरा अशोक का क्या है? अंतिम अभिलेख है। लौरिया अरेराज की बात करें तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ ये दोनों जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामपुरवा की बात करें तो बिहार के ये भी चंपारण जिले में स्थित हो जाएगा। तो 3 लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये 3 जो हो जाएंगे बिहार में हो जाएंगे। प्रयाग की बात करें तो प्रयाग स्तंभ की बात करें तो यह पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया था। वृहद स्तंभ लेख के ऊपर खुदे 7 लेख निम्नलिखित है। वो कौन कौन से लेख हैं? ठीक है, मतलब जो भी लिखे गए हैं आपका दिल्ली टोपरा में हमने देखा था कि दिल्ली टोपरा में जो है 7 लेख लिखे गए हैं एकमात्र ऐसा। तो ये लेख क्या है? वो कौन से लेख हैं जो इस पे लिखे गए हैं? उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रथम लेख की बात करते हैं तो अशोक कहता है कि यह धम्म लेख मैंने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद लिखवाया है। इसमें कहा गया है कि मेरे सभी कर्मचारी धम्म का पालन करते हैं और व्यक्तियों के मन को जीत लेते हैं। धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना और धम्म के अनुसार ही साम्राज्य की रक्षा करना मेरा सिद्धांत है। द्वितीय लेख क्या कहता है इसकी बात करते हैं। इसमें धम्म क्या है इसके बारे में बताया गया है। स्वयं अशोक प्रश्न करता है क्युंच धम्मे, यानी स्वयं इसका उत्तर भी देता है। अपाशीनामे बहुकयाने दयादाने सच्चे सोचये माधवे साथवे च, अर्थात पाप से दूर रहना। धम्म क्या है? पहले क्वेश्चन खुद करता है अशोक कि धम्म क्या है, इसी को संस्कृत में लिखा गया है। फिर उसका उत्तर भी देता है स्वयं ही कि धम्म कुछ हो और नहीं, पाप से दूर रहिए, अत्यधिक कल्याण कीजिए, दान, दया, सत्यता, पवित्रता, मृदुता और साधुता, यही धम्म है। इसी लेख में ब्राह्मणों, श्रमणों एवं भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार का भी उल्लेख है। तृतीय लेख की बात करेंगे तो इसमें अशोक के मन, वचन, कर्म, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को कहा गया है। ठीक है, अशोक ने क्या कहा है कि आप अपने मन, वचन, कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसे अशोक अपने अभिलेख में निज्जति यानी कि आत्म परीक्षण कहता है। इसी स्तंभ में उसने बताया है कि पाप क्या है, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि ये सब क्या है? ये सब पाप की श्रेणी में आ जाएंगे। चतुर्थ लेख में क्या है? इसमें अशोक कहता है कि मेरा रज्जुक लाखों व्यक्तियों के ऊपर नियुक्त है। न्याय और दंड के अधिकार में मैंने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी है। किसको? रज्जुकों को, जिसे वे निश्चय एवं निर्भरता से अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। इसी में अशोक ने यह कहा है कि आज से मेरी यह आज्ञा है कि जिन लोगों को मौत की सज़ा दी गई है उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए। ठीक है, जिन लोगों को मौत की उन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाए कि 3 दिन में भाई कुछ सोच सके, समझ सके।
5वां लेख की बात करें तो इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया है। 6ठा लेख में कहता है कि इसमें अशोक कहता है कि मैं सब संप्रदायों का अनेक प्रकार से सत्कार करता हूं और स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। यानी कह सकते हैं कि ये सभी धर्मों का पालन करता था। अब बात करते हैं हम 7वां लेख का। यह केवल दिल्ली टोपरा अभिलेख में मिलता है। कौन सा? 7वां लेख। अशोक ने धर्म की वृद्धि हेतु किए गए कार्य का उल्लेख किया इसमें। इसी में अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों का भी वर्णन है, जैसे आम के बाग लगवाना, कुएं खुदवाना, सराय बनवाना। ये सब जो है, ये सारी बातें किस में है? 7वां अभिलेख में है। और ये कहाँ है? ये दिल्ली टोपरा में ये उत्कीर्ण है। एकमात्र जो है स्तंभ जिसमें 7वां लेख लिखा गया है वो है दिल्ली टोपरा। यानी कि इसको आप इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि स्तंभ लेख यानी कि एक स्तंभ आप समझ रहे हैं कि जो है पत्थर का स्तंभ। अब उस पर जो है हर एक में 6-6 पंक्तियाँ लिखी गई, यानी कि 6-6 लेखों के बारे में बताया गया है। एकमात्र दिल्ली टोपरा है जिसमें 7 लेखों के बारे में बताया गया है। लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं, माइनर पिलर एडिक्ट्स की, ठीक है, एडिसिट की बात करते हैं तो लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राज घोषणाएं खुदी हुई हैं। तो जो आपका धम्म की घोषणा हुई है, हमने पहले ही अभी पढ़ा था कि जो आपका स्तंभ लेख है इस पे धम्म एवं प्रशासनिक जो है गतिविधियों के बारे में बताया गया है। तो लघु स्तंभ लेख में भी इन्हीं सब बातों की बात की जाएगी। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राज घोषणाएं खुदी हुई हैं। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं। पहला है सांची लघु स्तंभ लेख। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, ठीक है। महामात्रों को संघ भेद रोकने, यानी कि जो भेदभावपूर्ण संघ में हो रहा है उसको रोकने का जो है आदेश देता है। दूसरा में सारनाथ लघु स्तंभ में क्या होता है, तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इस स्तंभ लेख में भी अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख की बात करें तो यह इलाहाबाद के समीप स्थित है। कौशाम्बी तथा प्रयागराज के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी, अशोक की रानी का नाम क्या है? कारुआकी, उसके द्वारा जो है दान दिए जाने, ये क्या है? दान दिए जाने, उसके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में उसके एकमात्र पुत्र अभिलेखों में उसके एकमात्र पुत्र का वर्णन है और वह एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे यानी कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो किस स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को, ध्यान रखेंगे। रुमनीदेही स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है। यह नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था और यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटा के जो है 1/6 से 1/8 कर दिया। बलि कर को माफ किया गया है, भूमि कर है लेकिन कितना है? 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया गया। अतः इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जा सकता है। यह अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। तो सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुमनीदेही स्तंभ लेख सबसे छोटा अभिलेख है। निगलीवा या फिर निगाली सागर स्तंभ लेख। अब निगाली सागर स्तंभ लेख में क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि रुमनीदेही यानी कि जहाँ पे ये नेपाल की तराई लुम्बिनी जो ये गए हैं, ठीक है, ये 20वें वर्ष गए थे। लुम्बिनी कहाँ गए थे? 20वें वर्ष। जबकि अगर निगाली सागर स्तंभ लेख की बात करें तो यह नेपाल की तराई में भी स्थित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया और यहाँ कोणक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया, ठीक है। किस मुनि का? कोणक मुनि के स्तूप का जो है संवर्धन किया। गुहा लेख की बात करते हैं। अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं, सुदामा गुफा और कर्ण चौपार, ध्यान रखेंगे, सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। तो आजीवक संप्रदाय को कौन से 2 गुफा दान में दिया है? तो एक सुदामा गुफा और एक कर्ण चौपार। बराबर पहाड़ी का आधुनिक नाम जो है खलवीतक पर्वत है, ठीक है, खलवीतक पर्वत है। तो बराबर पहाड़ी का अभी का नाम खलवीतक पर्वत है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष एक अन्य गुफा विश्व झोपड़ी गुफा का भी निर्माण कराया। तो विश्व झोपड़ी का निर्माण किसने कराया है? अशोक ने ही। सुदामा गुफा और कर्ण चौपार का निर्माण किसने कराया है? अशोक ने ही।
सुदामा गुफा और कर्ण चौपार को इसने किसको दान में दिया है? आजीवक संप्रदाय को। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं गोपी, लोमहर्षि और वरथिका गुफा का निर्माण कराया। तो ध्यान रखेंगे 3 गुफाओं का निर्माण जो है ये अशोक के द्वारा कराया गया, जबकि 3 अन्य गुफाओं का निर्माण जो है इसके पौत्र दशरथ के द्वारा जो है किया गया। दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में, इसने किस पहाड़ी में? नागार्जुनी पहाड़ी में। जैसे कि बराबर की पहाड़ी में जो है अशोक ने खुदवाया था, जो है गुहा लिखवाया था, वैसे ही आप देखेंगे कि अगर दशरथ ने किस पहाड़ी पे, तो दशरथ ने जो है नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए, ये भी आजीवक संप्रदाय के लिए ही 3 गुफाओं का निर्माण करवाया है। तो तीनों का अलग अलग है। अगर कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इन तीनों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अशोक, और बाकी चाहे आप लोमहर्षि की बात करें, वरथिका की बात करें, गोपी की बात करें, तो ये तीनों हो जाएगा आपका दशरथ से संबंधित हो जाएगा। इन गुहा लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि जो है वो ब्राही है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन अन्य अभिलेख। मौर्यकालीन अन्य अभिलेख की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि पानगोरारिया गुहालेख। ठीक है, पानगोरारिया गुहालेख की बात करें तो यह गुहालेख मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक को महाराज कुमार बताया गया है। ठीक है, महाराज कुमार कहाँ कहा गया है ये क्वेश्चन नहीं है अभी तक। जो पीछे वाला आप देखेंगे अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है, तो आपको जो है आपका माश की गुर्जरा, नेट्टूर उदेगोलम, ये कई बार आ चुका है। प्रियदर्शी कहाँ मिलता है ये क्वेश्चन है, लेकिन महाराज कुमार जो है ये किस में कहा गया है? पानगोरारिया गुहालेख की अभी नहीं आया क्वेश्चन। लंपक अभिलेख की बात करें तो आधुनिक लघमान यानी कि काबुल से अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह सीरियाई भाषा में जो है लिखा गया है लंपक अभिलेख। महास्थान अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में प्राप्त हुआ है। मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र पुंड्रू नगर क्षेत्र कहलाता है। कहीं कहीं दिया रहता है पश्चिम बंगाल, कहीं कहीं देता है ये जो है ये महास्थान जो है बांग्लादेश से निकला हुआ है। अगर देखेंगे महास्थान अभिलेख तो आपको बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी जो है यहाँ पे आप बुक्स के अकॉर्डिंग, खैर जब एस.के. पांडे है तो ज़्यादा सटीक देगा, ये पश्चिम बंगाल ही लेके चलेंगे। महास्थान अभिलेख की बात करेंगे तो यह पश्चिम बंगाल के बोगरा जिले में प्राप्त हुआ है, और खासकर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं रहा तो बांग्लादेश है तो इट्सो के बांग्लादेश के साथ जाएंगे, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा इसको क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र जो है पुंड्र नगर क्षेत्र कहलाता है। इस अभिलेख में इस क्षेत्र के महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने की बात कही गई है। ठीक है, तो महास्थान और सहगौरा यही 2 अकाल से संबंधित है। ठीक है, अकाल आएगा तो अन्न जो है निकाल के भंडार से देने की बात ये इन्हीं दोनों अभिलेखों में कही गई है, एक महास्थान में और एक सहगौरा में। सहगौरा यह गोरखपुर जिले में स्थित है। प्राप्त अभिलेखों में यह प्रथम ताम्र अभिलेख है। इसमें भी अकाल के समय राज्य द्वारा जो है अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। अशोक के अभिलेखों की खोज की बात करेंगे तो अशोक के शिलालेख खोजकर्ता देख लेंगे यहाँ पे। जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभलेख के खोजकर्ता कौन है? तो टी फेंथलर हैं। ठीक है, टी फेंथलर हैं 1750 में। दिल्ली टोपरा का कैप्टन पोलियर है। ठीक है, 1785। बराबर एवं नागार्जुनी गुफा का हेरिंगटन है, हेरिंगटन 1785। गिरनार अभिलेख का लेफ्टिनेंट कर्नल टाड है और ये 1822। इलाहाबाद स्तंभलेख या फिर कौशाम्बी स्तंभलेख टी.एस. बर्ड हैं 1834। शाहबाजगढ़ी की बात करें तो एक फ्रांसिस अधिकारी है जो 1836 में इसका खोजा था। और धौली की बात करें तो किट्टो द्वारा खोजा गया था 1837 ईस्वी में। सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि जौगढ़ की बात, भाबरू की बात करें भाबरू का, तो ये कैप्टन बर्ड हो जाएगा 1840। जौगढ़ का सर वाल्टर इलियट हो जाएंगे आपके 1850। कालसी का फॉरेस्ट हो जाएंगे रामपुरवा आपका कार्लाइल, रामपुरवा जो है कार्लाइल हो जाएंगे 1872। मानसेहरा कैप्टन ले 1889 ईस्वी। निगाली सागर जो है फिहरर हो जाएंगे 1895। रुमनी देई भी फेहरर, निगाली सागर और रुमनी देई क्योंकि आजू बाजू दोनों नेपाल की तराई में है इसलिए दोनों का खोज फिहरर ने किया था 1896 और 1895-1896। सारनाथ स्तंभ की बात करें तो ऑरल स्टाइल 1905। मास्की की बात करें तो बिडेन 1915। याद कौन कौन सा करेंगे तो कम से कम दिल्ली टोपरा याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला खोज किया गया था तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 1750 में टी फेंथलर के द्वारा जो है खोजा गया था ये स्तंभलेख।
इसके बाद से जो है आप जो है बिहार वाला जो है रामपुरवा का बात कर लेंगे, रामपुरवा याद कर लेंगे कार्लाइल के द्वारा, ठीक है। और ये जो है निगाली सागर और रुमनी देई, इसको भी याद कर लेंगे फिहरर के द्वारा। और फाइनली जो है सारनाथ स्तंभ भी आप याद कर लेंगे RL स्टाइल। बस इतना याद कर लेंगे, बस इतना काफ़ी है। 1879 में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता जो है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है अशोक के लेखों का एक संग्रह कार्पस इंस्क्रिप्शनल, ठीक है, इंडिकेरम में प्रकाशित करवाया है, ठीक है। इस सारे लेखों का एक संग्रह किस में प्रकाशित कराया? कार्पस इंस्क्रिप्शनल इंडिकेरम, ठीक है, कार्पस इंस्क्रिप्शनल इंडिकेरम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें जो है इसने सारे जो है जितने भी इसके लेख हैं इसको एक जगह प्रकाशित करवाया है। चंद्रगुप्त मौर्य से अब हम अगले वीडियो में करेंगे। 1 घंटे 20 मिनट का लगभग ये हो गया। इस वीक में एटेनिंग हाउस जो है कंप्लीट कर देना है, ठीक है, इस बुक को कंप्लीट कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जो है प्री के लिए आपको लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक बार करना ही चाहिए, खासकर ऑब्जेक्टिव तो कर ही लेना चाहिए। दोनों बुक पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये कहना गलत होगा कि ऑब्जेक्टिव करना चाहिए सब्जेक्टिव नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कम से कम मैं करा दूंगा, ठीक है। पर्सनली मैं इसको एग्ज़ाम्स के पहले ऑब्जेक्टिव करा दूंगा जो नया वाला लूसेंट आया हुआ है। सब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा, सब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, उतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है। और बाकी ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का संडे तक, संडे हार्डली जो है संडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।